नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी लघु कथा का नाम है मकान। लिखा है चेतन स्वामी ने। पुरखों के बनाए हुए घर के प्रति मोह को प्रदर्शित करने वाली इस कहानी को आइए हम शुरू करते हैं। कस्बे के हमारे पुश्तैनी मकान का सौदा हो गया है। इसे सामने वाले घर के पड़ोसी नहीं खरीदा तो थोड़ी तसल्ली हुई। चलो, घर करीबी पड़ोसी के पास ही चला गया है। पड़ोसियों का संग साथ पीढ़ियों से रहा था। विगत 20 वर्षों से जब हमारा काम इंदौर में जम गया तो तीनों भाइयों ने यहीं एक हाउसिंग सोसाइटी में ऊपर नीचे 3 फ्लैट ले लिए। इधर अनेक वर्षों से पुश्तैनी कस्बे में चाहकर भी जाना हो ही नहीं पा रहा था। बीकानेर के थली अंचल के हमारे छोटे कस्बे से उठकर बड़े भैया 30 वर्ष पहले काम की तलाश में इंदौर आ गए थे। विवाह के कुछ माह बाद ही हम दोनों भाइयों को भी भाईजे के बुलावे पर यहीं आना पड़ा था। हमारा काम धंधा कोई बहुत बड़ा नहीं है। 2-4 कर्मचारियों के साथ खुद को भी खटना पड़ता है। कभी कोई अपरिहार्य काम होने पर कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर जाने पर हो सकता है नुकसान न हो, पर आशंका तो बनी ही रहती है। यूं भी इंदौर बड़ा सुहावना और मनभावन शहर लगा तो बड़े भैया के सहयोग से हम दोनों छोटे भाइयों ने भी अपना अपना धंधा यहीं जमाना ठीक समझा था। देश के पुश्तैनी मकान में माँ बाबूजी अकेले रह गए थे। एक आध दिन के लिए हम भाइयों में से कोई एक जाया करता और उनकी किसी न किसी तकलीफ का हल करके लौट आता। हर बार हम उनसे साथ चलने का आग्रह करते, पर भी यह कहकर टाल जाते कि इस कस्बे और मोहल्ले के अलावा उनका कहीं भी जी नहीं लगता और वे यहाँ सुख से हैं। हम मन महसूस कर वापस आ जाते, किंतु दोनों ही जब चलने फिरने से लाचार हो गए तो उनके न आने की आनाकानी की ज्यादा परवाह न करते हुए बड़े भैया सुरेश किसी तरह से ठगा पटाकर उन्हें यहाँ ले आए थे। वे अक्सर पुश्तैनी घर, गांव, गली मोहल्ले, गांव के लोगों, पुराने जमाने की बातों को याद किया करते। बड़ी भाभी उनकी हर बात को गौर से सुनती तथा अक्सर उन्हें दिलासा दिया करती कि वह जल्दी ही उन्हें कुछ दिन के लिए देश ले जाकर लाएगी। मझले दिनेश भैया की धर्मपत्नी यानी मेरी मझली भाभी तथा मेरी श्रीमती को पुश्तैनी कस्बा अधिक जचता नहीं है। वे लोग वहां ज्यादा रही भी नहीं है, इसलिए गांव की बात चलने पर वे दोनों तटस्थ और मौन रवैया रखती हैं। बड़ी भाभी ने भैया और हम दोनों देवरों को राजी भी कर लिया था कि 10 दिन हम अपने गांव के मकान, जिसे वे हवेली कहती थी, वहां जाकर रहेंगे। 10 दिनों में व्यापार का कोई बड़ा घाटा नहीं होने वाला। हमारे कर्मचारी सब संभाल लेंगे। यह भी तय हुआ कि जाएंगे तो मकान की मरम्मत और 1-2 धार्मिक व्रत उद्यापन भी कराएंगे। पर कहावत है ना कि मेरे मन कुछ और है, हरि के हाथ कुछ और। कोरोना काल के कहर में थोड़े थोड़े अरसे बाद माँ और बाबूजी दोनों ही चल बसे। वे तो कहा करते थे कि उनकी देह देश में गिरे तो उन्हें मुक्ति मिले, पर इंसान के चाहे ही तो सब कुछ कब कहाँ हो पाता है। उनके गुजरने पर बड़ी भाभी उदास रहने लगी। वे उनकी सेवा और करना चाहती थी। वे उनसे ज्यादा अटैच्ड भी थी। वस्तुतः भाभी को भी देश से प्रेम रहा है। वे अपनी शादी के 10-12 साल तक हवेली में माँ बाबूजी के साथ रही हैं। हम लोग जब अपनी पत्नियों को यहाँ इंदौर लेकर आए और हमने 3 अलग अलग फ्लैट लिए तो बच्चों की पढ़ाई की बात कहकर अपने दोनों बच्चों के साथ भैया भी भाभी को यहाँ लेकर आए थे। उज्जैन महाकाल की यात्रा के बहाने देश की हवेली के पड़ोसी इंदौर आकर भैया से मिले और अपना मंतव्य साधते हुए उन्हें सुझाया कि आपका मकान तो जर्जर हो चला है, आपका वहां आना कम ही संभव लग रहा है। नाराज मत होना, आप इसे बाजार भाव से हमें दे सकते हैं, हम आपके पड़ोसी ही हैं। भैया इस प्रस्ताव से थोड़े से तो अन्य मनस्क हुए, पर फिर कुछ सोचकर पूछा, मकान का क्या मिल सकता है। पड़ोसी ने सरगोशी के अंदाज में कहा, भाई साहब, यूं तो थोड़ा दूर आपके जितना ही बड़ा मकान लूं तो 50 में मिल जाए, पर आप वाला मेरे घर के ठीक सामने है, इसलिए 60 दे सकता हूँ। 60 से उसका आशय 60 लाख से था। भैया इस ऑफर से पिघल गए। उन्होंने हम दोनों भाइयों से सलाह ली तो हमने कहा, भैया जैसा आपको उचित लगे कर लीजिए। भाभी ने जरूर प्रतिरोध किया, बोली, पुरखों की जमीन कोई बेचता है क्या? हम देश जाएंगे तो किस घर में जाएंगे? भाभी के सवाल का ठीक ठीक उत्तर तो हम में से किसी के भी पास नहीं था।
पर भैया ने एक मुर्दा सी दलील रखते हुए कहा कि मारवाड़ और मालवा में अंतर ही क्या है। अभी व्यापार में 20-20 लाख रुपए डालने से काफी मदद मिल सकती है। जगह का क्या है, कल फिर से ले लेंगे। एक दो दिन में ही पता नहीं किस तरह से भैया ने भाभी को मना ही लिया और पड़ोसी अपने साथ लाई राशि बयाने के रूप में सौंप गया। 2-3 महीने में मकान के सौदे की सारी राशि प्राप्त हो गई। इस बीच 2 दिन के लिए भैया देश गए और मकान के बर्तन, जूनी चीजों को एक कबाड़ वाले को बेच आए। अब मकान में कुछ नहीं था। मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए बड़े भैया, भाभी और मैं देश गए। मझले भैया की पावर ऑफ अटर्नी साथ ले आए। देश में हम अपने ही समाज के गेस्ट हाउस में कमरा लेकर रुके। भाभी बार बार मकान में चलने का आग्रह हम दोनों भाइयों से कर रही थी। उनके आग्रह का मान रखने के लिए हम दोनों भाई उन्हें लेकर मकान पर आए। बहुत ही उतावली के साथ भाभी घर में घुसी और एक एक कमरे को खोलकर उसे गौर से देखने लगी। शायद उन्हें पुरानी स्मृतियां याद हो आई। वे बहुत उदास मन से खोई हुई सी हर कमरे को खोल खोल कर देख रही थी। उनकी आंखें भीगी हुई थी। बड़े वाले कमरे को खोलकर उन्होंने कहा कि पड़ोस के कितने ही लोग हमारे इस कमरे में बैठकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर रामायण देखा करते थे, और सामान के साथ वह टीवी भी भैया कबाड़ में बेच गए थे। भाभी पिछवाड़े की रास्ता खोलकर कई देर भाव शून्य से ठिठकी खड़ी रही। उनकी आंखें भीगी हुई थी। वे देख रही थी। पिछवाड़े की सदा हरी रहने वाली खेजड़ी उदास से खड़ी थी। कितने आस चौथ के व्रतों की साक्षी रही है वह। भाभी कुछ पल के लिए खेजड़ी के नीचे खड़ी रहकर भी आई। हमने देखा सभी जगह थोड़ी थोड़ी देर खड़ी रहकर भाभी आंखें मूंद मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी। गेस्ट हाउस में लौटने पर मैंने कौतूहलवश भाभी से पूछा, भाभी आप मकान में हर जगह ठिठक ठिठक कर क्या बोल रही थी मन में। भाभी कुछ पल तो खामोश रही। इस प्रश्न से फिर उनकी आंखें दोबारा बहने लगी, जिन्हें साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए बोली, लाला हवेली उलाहना दे रही थी और खेजड़ी भी, इसलिए हर जगह से क्षमा मांग रही थी, खेजड़ी से भी। कहते कहते भाभी फफक कर रो पड़ी। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आप में से कई लोगों को इस तरह का अनुभव हुआ होगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।